जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। कठिन परिश्रम, कुछ करने का जज्बा, ईमानदारी से किया गया प्रयास, अंधकार को चिरने की क्षमता, लक्ष्य को पाने की चाहत हो तो कितनी ही विषम परिस्थिति क्यों ना हो, ऐसे व्यक्तित्व के समक्ष स्वयं मंजिल को आगे बढ़कर राह को आसान बना देती है। ऐसा ही कुछ हटकर कर दिखाया है ब्यावर की बेटी सपना मौर्य ने, जिन्होंने हाल ही में आरआईएस की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और वर्तमान में वह राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के ओएसडी पद पर कार्यरत है। सपना ने अपनी पढ़ाई कॉलेज रोड स्थित बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय से करी और उनका पुश्तैनी मकान होटल राजमहल के सामने स्थित प्रेमनगर में है। आइए देखते हैं केशव धारा के संपादक संदीप बूरड़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कि हमारे विद्यालय की सपना मौर्य ने अभी हाल ही में आरआईएस की परीक्षा में अपना नाम, अभी उसका हाल ही में सिलेक्शन हुआ है। उसने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों में अपने जीवन को व्यतीत किया, लेकिन फिर भी उसने अपने हौसले को बुलंद रखते हुए वह आगे बढ़ती रही और उसने आज एक ऐसे मुकाम पर वह पहुंच गई है जिससे ब्यावर जिले का नाम और उसने अपने परिवार का नाम, बाल मंदिर विद्यालय का नाम, सभी का नाम रोशन किया। रोशन करने के साथ साथ उसने आज वह राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के वह ओएसडी पद पर कार्यरत है, जो कि उसके लिए गौरव की बात है और ब्यावर के लिए बहुत गौरव की बात है। जो बहुत होनहार बच्ची थी, आज वह अनेक कठिनाइयों को सहते हुए, जिसके कि माता पिता भी नहीं थे, उसकी नानी ने उसे पाला पोसा, यहाँ तक कि उसके पास पढ़ने के लिए किताबों के लिए भी पैसे नहीं थे, ना ही फीस के लिए उसके पास पैसे थे। लेकिन फिर भी उसकी कई जनों ने, पोदार जी ने जैसे हेल्प करी और हेल्प करके उसे आज इस मुकाम पर पहुंचाया कि आज हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और साथ ही हम यही चाहेंगे कि वह जीवन में और उन्नति करते रहे और भविष्य में एक अच्छे पद पर पहुंचे, जिससे कि वह अपने माता पिता, अपनी नानी का नाम रोशन करे और साथ ही ब्यावर शहर और हमारे बाल मंदिर स्कूल का भी नाम रोशन करे। धन्यवाद। और आपने जिस तरीके से कहा कि न किताब और किस तरीके से मैंने सीढ़ी दर सीढ़ी सफलता को हासिल किया, तो ये हासिल करना मेरे लिए इतना आसान भी नहीं था। जब मैं 10 वर्ष की थी तो माता पिता का साथ मेरे साथ में नहीं था। उसके बाद में जैसे ननिहाल में मेरा पालन पोषण हुआ, हम एक जॉइंट फैमिली से एक परिवार के अंदर रहते थे, जिसके अंदर हम लोग 30 से 40 लोग थे और हमारा 5 कमरों का एक मकान था। उसके अंदर पढ़ाई को जारी रखना, क्योंकि पढ़ाई का एटमोसफेयर नहीं था कि वहाँ पे पढ़ पाना, बट फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज्यादा योगदान है ब्यावर निवासी है, कह सकते हैं ना, ब्यावर वालों का दिल बड़ा है, तो उनके सहयोग से मैं धीरे 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 आगे बढ़ती गई। मैंने 10वीं कक्षा गुरु नानक स्कूल से उत्तीर्ण करी। वहाँ पे प्रिंसिपल पुष्पा करनानी का काफी सहयोग रहा और उन्होंने मेरी पूरी फीस माफ कर दी। मैंने कोई फीस वहाँ पे जमा नहीं कराई थी। उसके पश्चात बाल मंदिर स्कूल में मैंने 11वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करी और वहाँ पर भी कहते हैं प्राइवेट स्कूल वाले बहुत फीस लेते हैं, बट उन्होंने भी मुझसे 1 रुपया फीस नहीं लिया और मेरी पढ़ाई को जारी रखा। चाहे कोचिंग की बात हो, विजय सर केमिस्ट्री वाले, उन्होंने कभी मुझसे कोई कोचिंग के पैसे नहीं लिए। किताब की बात हो तो जो किताब हाउस है, वो किताब बुक्स वाले हैं, उन्होंने भी कभी मुझसे मतलब मेरी हेल्प करी। और सबसे मेन सर्वोदय सेवा संस्थान अनंतराज पोदार जी, जिनके हाथ को पकड़ते पकड़ते, उनके हाथ को थामते थामते आज मैं इस मुकाम पर पहुंच पाई हूँ। उसके बाद मैंने बीटेक करी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। इन सबका जो मुख्य बिंदु है, मुख्य केंद्र बिंदु है, वो थी मेरी नानी स्वर्गीय लक्ष्मी देवी, जिसका सपना था कि वो अपनी एक बेटी को एक ऑफिसर बनने देखना चाहती है और बस उसके सपनों को साकार करने चल पड़ी ये लड़की। क्योंकि बात ये थी कि मैं इंजीनियरिंग करने के बाद में मुझे गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं था, मैं प्राइवेट जॉब में थी। मैं एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एमएनसी गुड़गांव में जॉब करती थी और वहीं से ही मैं फॉरेन जाने के सपने देख ली थी। अचानक से जब नानी का स्वर्गवास हो जाता है तो मैं डिप्रेशन में पहुंच जाती हूँ। घर वाले बहुत समझाते हैं मुझे, उन्होंने बोला कि तुझे सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, जैसे मेरे मामा मासी ने उन्होंने को समझाया, लेकिन नानी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो इस तरीके से आंसू बहाने से सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती। तो उनका सपना है वो पूरा करूँ और मैं चल पड़ी कि अब मुझे अफसर बनना है, इस नानी की बोलती को अफसर बनना है। अनंतराज पोदार जी, जिन्होंने मेरे एक देखा है कि समाज सेवा उन्होंने जो मुझे सिखाई उसको साकार करना है, बस उस सपने को पूरा करने के लिए आज इसको सफल होना चाहिए।
अगर मैं बात करूं जैसे एनडीसी, लोको पायलट, स्टेनोग्राफर, ये तीनों अपने आप में अगर मैं कहूँ कि तीनों में मैंने मतलब सफलता अर्जित करी है और तीनों का सिलेबस भी टोटली डिफरेंट था। एक्चुअली में बात ये थी कि जब नानी का स्वर्गवास हो गया, मुझे जब मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के बारे में सोचा तो प्राइवेट नौकरी मैंने छोड़ दी थी। मैं ज़्यादा दिन बेरोजगार नहीं रह सकती थी क्योंकि खुद का खर्चा खुद वहन करना होता था। तो अगर मैं ज़्यादा दिन बेरोजगार रहूँगी तो मैं खाने पीने का खर्चा कैसे करूँगी। तो मैंने कहा सबसे पहले एक छोटी नौकरी पकड़ते हैं, उसके सारे बड़ी नौकरी की तरफ तत्पर होते हैं। तो मैंने एग्जाम्स दिए। मैंने 6 महीने के अंदर 17 से 18 एग्जाम दिए। हर एग्जाम देती थी मैं, हर हफ्ते मेरा सिलेबस भी चेंज हो जाता था और एग्जाम मैंने पहुंच जाती थी। ईश्वर की कृपा है जहाँ पे 6 महीने में वैकेंसी क्लियर नहीं होती है। मैंने 3 जुलाई 2018 को एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव छोड़ी थी और 25 फरवरी 2019 को मात्र 6 महीने के अंदर सरकारी सीट पर विराजमान हो गई। कहते हैं 6 महीने में लोगों को तैयारी करने में, सिलेबस समझने में, इवन कहते हैं कि हमारे राजस्थान का तो पैटर्न है, वैकेंसी आई, चैट हुआ, फिर कोर्ट के अंदर वैकेंसी गई और ये सारी चीजें हुई। तो ईश्वर का, मेरे भोले बाबा का बहुत सहयोग है कि 6 महीने में मेरे को सरकारी नौकरी मिल गई थी। क्योंकि 6 महीने में भी 2 महीने ऐसे थे कि मेरे पास रेंट देने के पैसे नहीं थे। वो 2 महीने का रेंट भी मैंने आंटी को बाकी रखा था कि आंटी मेरी नौकरी शायद लग जाएगी और मैं आपको वापस आकर रेंट दे दूंगी। तो इस तरीके से मैंने इतनी एग्जाम्स दिए और क्लियर किए। उनका नाम लेते तो भावुक बहुत ज्यादा, जबकि उन्होंने मतलब ऐसा था कि उन्होंने मुझे बेटी माना और मैंने उनको तो पिता से कम नहीं माना। जो मुझे पिता का प्यार मिलना चाहिए था वो मुझे बाबूजी ने दिया, उनको मैं बाबूजी बोलती थी। वो एक आज मैं आप लोगों के सामने इतने एक आत्मविश्वास के साथ में बोल पा रही हूँ, ये सब मेरे बाबूजी की देन है। मेरी वाक पटुता, वाक चातुर्य जिसकी लोग तारीफ करते हैं, सब मेरे बाबूजी की देन है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि लोगों से बात की जाती है, क्योंकि मैं एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ। मेरे घर में कोई सरकारी नौकरी, हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली में पहले जैसे कोई बच्चा होता है घबराता है, अनजान लोगों से कैसे बात करे, तो वो मुझे स्कूटी पे लेके पीछे घुमाते थे पूरा दिन ब्यावर में और बोलते थे चलो उनसे बात करो, ऐसे कैसे बैठी रहोगे तुम। आज ये हालत है कि आज मतलब मैं जैसे दिया मैम की ओएसडी के रूप में भी कार्यरत हूँ और इवन मैं लोगों से इतना इंटरेक्शन भी करती हूँ। तो ये बाबूजी की बहुत देन है और ऐसे समाज सेवक की जरूरत ना दुनिया में हमेशा है, क्योंकि मेरे जैसे बच्चे जिनके पास में कुछ भी नहीं है, मतलब वो सपने देखना भी छोड़ दे, किताब खरीदने के पैसे नहीं होते थे। और उनकी एक सबसे खास बात, एक वाकया बताना चाहूंगी। जब मैं बाबूजी से जब मैं मिली तो मुझे ये पता था ये इंसान है मदद की। वो किसी की मदद करने से पहले ना परखते हैं योग्य है या नहीं है। मात्र 200 रुपए की किताबें थी जो मुझे चाहिए थी। मैंने कहा बाबूजी मुझे किताब दिला दो, मैं 11th क्लास में थी। तो उन्होंने मुझे 7 दिन अपने घर के बाहर बुलाया कि सुबह 7 बजे आ जाना। मैं 6:45 पहुंच जाती थी किताबें लेने। उन्हें 7 दिन तक फरका की लड़की बहुत दृढ़ निश्चय वाली है। फिर जब मेरे को बीटेक में एडमिशन लेना था तो मैंने कहा बाबूजी मुझे बीटेक में एडमिशन लेना, तो उन्होंने बोल दिया हम ब्यावर से बाहर मदद नहीं करते हैं, अब आप देख लो। फिर भी मैं 15 साल की लड़की अजमेर चली गई, वहाँ के डीन से बात करी। मैंने कहा सर मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, आप मेरी फीस माफ कर दीजिए, जितनी कम कर सकते उतनी कर दीजिए। मेरे पास रिजल्ट है वो मैं आपको आपकी यूनिवर्सिटी में बेहतर से बेहतर दूंगी। और 6 और 7 सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी टॉपर भी रही। और बाबूजी ने जब मैं वापस आई मैंने एडमिशन ले लिया तो वो बोले कितनी दृढ़ निश्चय है कि विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद तो हम मेरे पिता ही बन गए। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है कि वो बच्चे हैं अगर पढ़ने के इच्छुक है या उनके अंदर और भी स्किल्स है, तो ऐसे बच्चों के लिए भामाशाहों को आगे आना चाहिए। आगे मैं ये मानती हूँ हम 2 तरीके से मदद करते हैं। एक तो हम करते हैं आर्थिक रूप से मदद और एक हम कर सकते हैं उन्हें पैरों पर खड़ा करने की मदद। एक होते हैं स्किल्स, अगर हमने स्किल्स प्रोवाइड करा दे, उन्हें कमाना सिखा दे, उनको इस तरीके से कर दे तो वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और जिंदगी भर आपका चाहिए। और कोई पढ़ने का अच्छी तरह जैसे मेरे जैसे बच्चे को किताबी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो अगर किताबों से और इन तरीके से जो हेल्प हो जाए, अगर हम उस तरीके से कर दे। जैसे कि मैंने बताया था मेरे पास में नई स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो 11th 12th क्लास में मुझे पुरानी स्कूल ड्रेस लाके दी थी किसी ने, और मैंने बाल मंदिर स्कूल में वही पुरानी किसी बच्चे की स्कूल ड्रेस को टाइट करा के और मैंने पहन के और अपनी 11th 12th क्लास करी थी। तो बच्चों को भी ये समझना होगा कि हमें मतलब पढ़ना है और ये सबसे टफेस्ट टाइम है, एक बार निकल जाएगा उसके बाद में हमें जीवन में कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना। मुझे इतना पता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर हमने ये सोच लिया, हमने ये मान लिया कि मेरे पास में साधन नहीं है, एक पुरानी कहावत है करने के लिए ना करने के 1000 बहाने, बट करने का सिर्फ एक बहाना है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे आगे बढ़ना है
जैसे मेरे पहले था कि मुझे इंजीनियर बनना है। कि ब्यावर के गौरव के नाम एक हमारे वार्ड की जो एक बच्ची है जिसका नाम सपना मौर्य है, जो कि कम उम्र के अंदर हमारे मोहल्ले के अंदर एक बच्ची के खेलती कूदती बच्ची थी, परंतु उसके परिवार की दयनीय हालत थी। वो अपने नाना नानी और मामा के पास बड़ी पली हुई है। इसने अपना पढ़ाई का जीवन बड़े संघर्ष के साथ किया है। संघर्ष से किया है कि हम इनके पास में रहते थे और हमें पता है कि इसने पढ़ाई किस तरीके से की, किस संस्थान ने इसकी मदद की, जिस संस्थान ने इसकी मदद की वहाँ से जाके आज ये एक ब्यावर का एक प्रतिशाली बेटी मानी जाए, जिसका सिलेक्शन और हो सकता है ये बेटी और भी अच्छा नाम रोशन करेगी। हमारी सभी क्षेत्रवासी प्रेम नगर वासियों की ओर से इसे बहुत बधाई है कि इसने हमारे मोहल्ले का नाम रोशन किया है। और जो इसने संघर्ष किया है, जो इसने अपने जीवन में जिस गरीबी, जिस परिस्थिति से जहाँ माँ बाप का साया नहीं था, परंतु नानी के साये ने इस बच्ची को आज इस मुकाम पे पहुँचाया है। आज वर्तमान में माननीय दिया कुमारी जी हमारे जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ओएसडी के रूप में कार्यरत है, पर इसका व्यवहार इतना अच्छा है कि इसे इस मंजिल में नहीं, आने वाले समय में और भी ऊंची मंजिल पर जाएगी, ये हम शुभकामना देते हैं। तो सब लोगों ने मुझे ऐसे बोला था बीएससी का फॉर्म तो भर दो, वो शायद उस समय 50 रुपए का आता था। मैंने कहा नहीं भरना, मेरे को इंजीनियरिंग करनी है। फिर लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे और सच में लोगों ने मजाक उड़ाया है कि तेरे पास एक रुपया नहीं है और तू इंजीनियरिंग करने के सपने देख रही। मैंने कहा मैं इंजीनियर बनूंगी और मेरे नाम के आगे इंजीनियर सपना मौर्य लगेगा। और मैंने उसी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 साल की उम्र में डीन को बुलाना पड़ गया था क्योंकि मैं काउंसलर से हैंडल ही नहीं हुई। मैं 6 बजे तक बैठ गई, मैं जिद करके बैठ गई। मैंने कहा मेरे को तो फीस भी कम देनी है और मेरे पास तो पैसे भी नहीं, पर मेरे को पढ़ना है, वहाँ पढ़ो। क्योंकि जब एक दूसरी चीज ना बच्चे झिझकते हैं कि अब आपको पढ़ना है तो किताबें मानने में कैसी झिझक। मैं आत्म स्वाभिमान में विश्वास रखती हूँ, लेकिन पढ़ाई के लिए मैंने अपने हर आत्म स्वाभिमान के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया है। मैं हर जगह झुकी हूँ जहाँ मेरे को मेरी किताबों के लिए झुकना पड़े। और आज उस झुकने से मेरा सर इतना ऊंचा कर दिया, मेरे परिवार वालों का सर इतना ऊंचा कर दिया कि वो झुकना भूल चुकी हूँ। तो वाली बात थी कि इतना मतलब मैं बाबूजी ने मेरे को सिखाया कि आप जब तक कहते हैं ना रोते माँ भी तब दूध पिलाएगी जब बेटा रोएगा। जब आपको जरूरत है, किताबें की जरूरत है तो आप बोलो। बच्चों को भी मैं ये बोलती हूँ अगर आप किताब है तो आप बोलो, टीचर को बोलो नहीं है तो सब हेल्प करेंगे, बट आपको बोलना बहुत जरूरी है। एक तो सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि एक तो कहते हैं ना कि जो हम लोग है ना लड़कों के लिए बोलते हैं कि रोना नहीं है, लड़के रोते नहीं है। सबसे पहले तो वो अंदर ही अंदर जब वो घुट जाते हैं ना तो वो उनके पास में एक ही ऑप्शन बचता है कि वो नशे करते करें। क्योंकि अगर हम देखा जाए महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा ये चीजें पाई जाती है। उसका कारण यही है कि लड़कियां रोकर के अपना गुबार निकाल देती है, उनका मन हल्का हो जाता है, वो शांत हो जाती है, बट लड़के रो नहीं पाते हैं। दूसरी चीज ये हो जाती है कि डिप्रेशन में वो लोग ये बोलते हैं कि भाई हमें डिप्रेशन हो गया, तनाव हो गया। और मेरी नानी जब एक्सपायर होती ना 12 दिन तक मेरे मुझ से आवाज नहीं निकलती। मेरे घर वालों ने ये कोशिश करी थी, इतने मतलब हालत ऐसे थे, मेरे को हंसाने की कोशिश कर रही थी कि मुझसे आवाज नहीं निकली। जब बाबूजी का स्वर्गवास आया मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी कि मेरे जीवन की लास्ट होप खत्म हो चुकी। बट उस डिप्रेशन में भी अब मैंने किताबों का सहारा अपनाया। मैंने जब भी रोया है मैंने बस किताबें देखी, मेरे आंसू टपकते थे, किताबें गीली हो जाती थी। बट आप एक ऐसी चीज को अपनाओ जिससे कि आप उसकी तरफ ना जाओ। तीसरी चीज जो मुझे ये लगती है मतलब एक वो कहते हैं ना कि दिखावे के लिए आप ये देखो कि आप किसके साथ में रोम में तो माँ बाप का भरोसा तोड़ रहे जो आपके पीछे बैठे हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी के साथ तो केंद्र पर माँ बाप के लिए जो सोचे कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। अरे मैं ये नहीं कहती कि पीना गलत है, पीना कहते हैं कि कभी जैसे हमारे फौजी लोग भी लेते हैं, वो थोड़ा सा अगर लेते हैं लिमिट में, लेकिन वो तब जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तब जब अपने घर वालों का नाम रोशन कर लेते हैं तब तक का तो उनको वेट करना चाहिए। सारी चीजें मैं ये मानती हूँ
इसलिए नशे की तो आदत से इंसान को बहुत दूर ही रहना चाहिए। जो जाति नहीं है, हम कहीं ना कहीं हमारे जाने से पहले हमारी जाति वहां पहुंची है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी जो जेन जी जनरेशन है वो एक ऐसी जनरेशन उभर करके सामने आई है जिसने इस चीजों को कहीं ना कहीं रूप से नकारा है और कहीं ना कहीं हमें कहते हैं ना आगे बढ़ाया। जैसे कि मैं अगर ये लाइन बोलती हूँ कि ठीक है कि मैं जाति की भरोसे ये सारी चीजें अभी भी समाज को बहुत जरूरत है, आरक्षण की मैं अगर बात करूँ तो बहुत जरूरत है आगे बढ़ने की। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं किस विपरीत परिस्थिति में अगर आज मेरे पास में जाति नहीं होती तो शायद मेरे को कभी स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती और मैं कभी इंजीनियरिंग नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे 1 साल का जुगाड़ करना था फीस भरने का, उसके बाद में स्कॉलरशिप राजस्थान सरकार के जरिए होगी। दूसरी चीज मैं कहूंगी आज बहुत दूर जा चुकी है। आज अगर मैं माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी की भी बात करूं तो उन्होंने मुझे ओएसडी के रूप में चुना, तो उन्होंने मेरे प्रशासनिक गुणों को देखा, मेरे टैलेंट को देखा कि मैं किस तरीके से एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर उनके साथ में काम कर पाती हूँ, योग्य हूँ, तो उन्होंने पहचाना है। और ये चीजें जो मानसिक ये जो चीजें वो धीरे धीरे जाएगी और मुझे लगता है कि एक दिन हमारे भारत के अंदर ये समूल समाप्त हो जाएगा। अगर मैं सफलता के सूत्रों की बात करूं तो एक चीज जो मैंने नोटिस करी है कि ईश्वर है ना, भगवान सबसे पहले परखता है देने से पहले। जब तक आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा हाई रहेगा, जब तक आप अपने आप को सबसे ज्यादा हाई समझेंगे, तब तक वो आपको चीज नहीं देगा, वो आपको जमीन पे लाके पटकेगा पहले कि अब मतलब उसको पूरा गिरा देगा, उसके बाद में कहेगा अब आप, मतलब कहने का मतलब ये है अहंकार, घमंड और ये जो चीजें हैं वो आपको सबसे पहले अपने नेचर से निकालनी होगी। दूसरी चीज उसके बाद में आता है समर्पण, सेवा, त्याग और बलिदान। उसी के सहारे चढ़ करके और ईमानदारी से और नियत साफ रखते हुए आप काम करोगे ना, तो कहते हैं ना पूरी की पूरी कायनात आपको सहयोग करने के लिए जरूर आगे आएगी। मेरा ही एग्जाम्पल, मुझे पढ़ना था, मैंने ईमानदारी से, मैंने हमेशा मेरे बाबूजी ने बहुत बार परखा है, उन्होंने देखा मेरे पास में नया बैग है ऑलरेडी, देख लिया, फिर आता और बोलते हैं आज मेरा मन कर रहा है सपना तेरे को नया बैग दिला दूं। नहीं बाबूजी मेरे पास में ऑलरेडी, मुझे जरूरत नहीं है, मेरा काम चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि साफ नियत, ईमानदारी, त्याग, बलिदान, समर्पण और बड़ों के लिए कहते हैं ना कि सम्मान और छोटों के लिए प्यार, ये सारी चीजें रख करके ही आप सफलता की सीढ़ी पर पहुंच पाओगे। अकेली मेहनत करने से मैं ये लाइन बोलती हूँ कि जब ये चीज आपके साथ में होते हैं ना तो ये बनाती है आपकी किस्मत, क्योंकि कर्म बनाते हैं आपके, हमने भी सुना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कहने का मतलब है आपके कर्म जो है आपके फल को डिसाइड करते हैं और ये सारी चीजें आपके कर्म बनाती है ना। तो हम क्योंकि लाइब्रेरी में हजारों बच्चे मेहनत कर रहे हैं लेकिन बहुत कम सफल हो पाते, क्या उनकी मेहनत में कभी बिल्कुल नहीं होगा, तो वो रात भी नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद हमें बहुत जरूरी है। अभी तक तो मेरा राजनीति की तरफ ऐसा कोई भी विचार बिल्कुल भी मन में नहीं उठ जाए, क्योंकि जब मैं मैम को काम करते हुए देखती हूँ तो वो किस तरीके से हम लोग, जैसे हम मैम जन सुनवाई भी करते हैं और मैम एक एक चीज का निस्तारण भी करते हैं और उसके बाद में उनका एंड टू एंड ये देखते हैं कि उनका निस्तारण हुआ है या नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रदेशों से लोग आते हैं और जिलों से लोग आते हैं, मैडम के सामने समस्या रखते हैं और मैम सुनती है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक मैम के ऑफिसर के रूप में काम करने का मौका मिला, मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। तो राजनीति में एज ए ऑफिसर भी कहते हैं ना लोगों का भला समाज सेवा करना है, वो मैं कर पा रही हूँ, तो अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है। 2023 में मेरा सिलेक्शन हो गया जिसमें मुझे आरपीएस मिलने की संभावना है और थर्ड मेरी चॉइस तहसीलदार है, तो आरपीएस मिलने की मेरी प्रबल इसमें संभावना हो रही है। लेकिन मेरा जो सपना अभी भी आरएस बनने का ही है, तो जब तक कहते हैं ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो अभी तक वही है कि उसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूँ। और बाकी ईश्वर ने अगर मुझे ये पोस्ट दी है तो कुछ सोच समझ के दी होगी। आरपीएस डीएसपी मैंने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं डीएसपी बनूंगी, क्योंकि कभी इस बारे में सोचा नहीं था। देखते हैं ईश्वर किस और ले जाता है। बाकी मेरा सपना जो नहीं है वो जन सेवा करने का है, क्योंकि मैंने सीखा है, मेरे परिवारजनों से भी सीखा है, मेरे मामाओं से भी सीखा है। मेरे मामा बड़े मामा विपिन भट्ट को जो कि डोनेशन और सारी चीजें करते थे, मेरे मामा कुलदीप भट्ट को पूरे परिवार को साथ लेके चलते, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे समाज सेवा करनी है, क्योंकि मैंने बाबूजी से सीखा है तो मैं करूंगी। और जो जैसे आपने बोला था कि कुछ मेधावी छात्र हैं जिनको मेरा है कि 2 से 3 कम से कम ऐसे छात्र हो जिनका बचपन से लेकर के उनको कैरियर तक पहुंचाने का खर्चा मैं उठाऊं, ये समाज सेवा तो मैं करूंगी, चाहे मैं बनूं चाहे ना बनूं, ये सपने